चैनल लर्न एजुकेशन में, और मैं विवेक आपको अपनी इस वीडियो में डीएलएड यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के सिलेबस का जो पहला टॉपिक है शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य है ना, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज़ है वो यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर्स के बारे में है, और इस पूरी वीडियो सीरीज़ में हम डीएलएड के सभी पेपर्स जो कि हैं है ना, सभी पेपर्स पे एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अन फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़कर अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम से संबंधित और साथ ही साथ टीचिंग से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने इस वीडियो को और इस टॉपिक के संबंध में चर्चा करेंगे, शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य। तो इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे वो मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे शिक्षण का अर्थ, उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, और शिक्षण के व्यापक और संकुचित अर्थों के साथ साथ शिक्षण के सामान्य अर्थों से शुरू करते हुए शिक्षण के व्यापक और संकुचित अर्थ को हम समझेंगे। ठीक है, और इन अर्थ को हम परिभाषाओं द्वारा भी समझेंगे, है ना। जो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनमें से कुछ परिभाषाओं का अवलोकन हम करेंगे और समझेंगे शिक्षण के इस व्यापक और संकुचित अर्थ को, और साथ ही साथ परिभाषाओं के आधार पर शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं उसको भी हम समझेंगे। साथ ही साथ एक अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं, इस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद सबसे अंत में हम बात करेंगे शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों की, कि शिक्षण किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और अपनी इस वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण के अर्थ की। ठीक है, शिक्षण के अर्थ की बात करेंगे, मीनिंग ऑफ टीचिंग। ठीक है, समझ में बात आ गया। तो हमें पता है, हम जानते हैं, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं शिक्षण का तात्पर्य। शिक्षण क्या है? सिखाने की प्रक्रिया। हमारा देश प्राचीन काल से ही सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अग्रणी रहा है, और एक शिक्षक का महत्व, एक शिक्षण का स्थान इस समाज में सर्वोपरि माना जाता रहा है, और आज भी इस चीज़ को स्वीकार किया जाता है। तो शिक्षण का सामान्य जो अर्थ है वह, हम साधारण शब्दों में ये कहें तो शिक्षण का अर्थ है सिखाना। किसी व्यक्ति को किसी एक अन्य व्यक्ति द्वारा सिखाना, अर्थात यूँ कहें कि किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा किसी कम अनुभवी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कौशल, मूल्य इत्यादि को सिखाने की प्रक्रिया जो है वो शिक्षण कहलाती है सामान्य अर्थों में। ठीक है, समझ में बात आ गया ना। तो अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि शिक्षण द्वारा एक शिक्षक जो कि अनुभवी व्यक्ति है, अर्थात वह अनुभवी व्यक्ति जो शिक्षण का या सिखाने का कार्य करता है ना, वह अनुभवी व्यक्ति जो सिखाने का कार्य करता है वह कहलाता है शिक्षक। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शिक्षक। ठीक है, क्योंकि वह सिखाने का कार्य कर रहा है, अनुभवी है, अधिक ज्ञानी है। ठीक है, किसे सिखाएगा? किसी अन्य व्यक्ति को। तो जो वह दूसरा अन्य व्यक्ति है वह होगा विद्यार्थी। वह क्या होगा? वह विद्यार्थी होगा, यानी कि वह कम अनुभवी है शिक्षक की अपेक्षा। तो इस ज्ञान का प्रवाह अधिक अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति की ओर होता है। ठीक है, इसीलिए एडम्स नामक एक शिक्षा शास्त्री ने, है ना, एडम्स नामक शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को, एजुकेशंस को उन्होंने द्विध्रुवीय
प्रक्रिया कहा, है ना। कौन सी प्रक्रिया कहा? द्विध्रुवी प्रक्रिया, है ना। क्यों द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा या डाइपोलर प्रोसेस क्यों कहा? क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा के केंद्र में शिक्षा के दो ध्रुव हैं, जिसके एक ध्रुव पर तो शिक्षक है और दूसरे ध्रुव पर है विद्यार्थी, और इन्हीं दोनों ध्रुवों के बीच जब अंतःक्रिया होती है, एक प्रकार की बातचीत होती है, और इस बातचीत के द्वारा, इस अंतःक्रिया के द्वारा एक संबंध स्थापित होता है, और इस संबंध के द्वारा ज्ञान का प्रवाह एक ओर से दूसरी ओर होता है, यानी एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव की ओर ज्ञान का प्रवाह होता रहता है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों ध्रुवों के बीच एक संबंध है, और दोनों जो है व्यक्ति हैं, और व्यक्ति के बीच ज्ञान का संबंध है, एक संबंध स्थापित होता है। तो चूँकि दो व्यक्तियों के बीच संबंध है, इसीलिए शिक्षा को या शिक्षण को कह सकते हैं सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। कौन सी प्रक्रिया माना जाता है? सामाजिक, है ना, सोशल प्रोसेस है, ठीक है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच एक संबंध स्थापित होता है, एक अंतःक्रिया होती है, जिसके कारण ज्ञान का प्रवाह एक स्थान से, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा में अनुसंधान कार्य होते रहे और मनोविज्ञान का आगमन हुआ, तो इस बात पर विचार किया जाने लगा कि केवल शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षण के या शिक्षा के ध्रुव नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि शिक्षण का कुछ न कुछ आधार अवश्य होना चाहिए, अर्थात शिक्षक के पास कोई ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिस उद्देश्य को लेकर वह विद्यार्थी का शिक्षण करे या विद्यार्थी को कुछ सिखाए, ठीक है। तो उसी उद्देश्य के आधार पर एक विशेष प्रक्रिया का आयोजन किया गया, है ना, और उस विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशेष तरीके से एक प्लानिंग करके, एक विशेष क्रमबद्ध ढंग से एक ऐसा कह सकते हैं एक प्लान तैयार किया जाता है, और उसी प्लान को हम कहते हैं पाठ्यक्रम, ठीक है ना। तो पाठ्यक्रम क्या है? किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की गई पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर की गई तैयारी या की गई प्लानिंग है हमारा पाठ्यक्रम, ठीक है। तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक जो कार्य करता है वह इसी पाठ्यक्रम के आधार पर, जो कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के द्वारा बना है ना। किसके द्वारा बना है? पूर्व निर्धारित उद्देश्य के आधार पर जो है पाठ्यक्रम बना है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा, जिसमें समस्त उस शिक्षण की प्रक्रिया के समस्त पहलुओं की क्रमबद्ध जानकारी और व्यापक रूप से जानकारी इस पाठ्यक्रम के अंदर दी गई है कि कैसे शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित किया जाएगा, ठीक है। उस पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी का शिक्षण करता है, यानी विद्यार्थी को सिखाता है। समझ में बात आ गया? यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा और एक पाठ्यक्रम के आधार पर या किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी को जब कोई शिक्षक किसी तथ्य ज्ञान, अनुभव, भावनाएं या किसी कौशल को जब सिखाता है, तो यह जो है कहलाता है शिक्षण। समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पर शिक्षण के इस हिसाब से हमने देखा कि शिक्षक और विद्यार्थी के अतिरिक्त एक तीसरा ध्रुव भी है, जिसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम। तो इसीलिए जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा, ट्राइपोलर, है ना। क्या कहा? शिक्षा को कहा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। समझ बात आ रही है? तो अब शिक्षा क्या है? वर्तमान में शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, ठीक है। अब शिक्षण क्या है? शिक्षण इन्हीं तीनों ध्रुवों में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी एक शिक्षक जब अपने व्यवहार द्वारा, अपने क्रियाओं द्वारा इन 3 ध्रुवों के बीच किसके शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों के बीच, है ना, सामंजस्य
स्थापित करते हुए, सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने किसी व्यक्ति को या किसी विद्यार्थी को कुछ भी सिखाने का प्रयास करता है, तो वह जो है कहलाता है शिक्षण। वो क्या कहलाता है? शिक्षण। तो एक बात याद रखिएगा कि शिक्षण वह, आप परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि शिक्षण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित पाठ्यक्रम के माध्यम से किसी विद्यार्थी को सामंजस्यपूर्ण ढंग से किसी ज्ञान, तथ्य, जानकारी, अनुभव इत्यादि का साझा करता है ना। इसी प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। समझ में बात आ गया? ठीक है ना। तो ये शिक्षण के सामान्य अर्थ जो है वो हुए। समझ में बात आ गया? ठीक है ना। अब यह शिक्षण यानी इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कुछ व्यवहार किए जाने होंगे, है ना, जिसे हम शिक्षण विधियां कहते हैं। ठीक है ना। ये जो शिक्षण विधियां हैं, इन शिक्षण विधियों के माध्यम से एक शिक्षक क्या करता है? पाठ्यक्रम को आधार बनाकर विद्यार्थी को सिखाता है। अब इसमें जो है वह व्याख्यान दे सकता है, वार्तालाप कर सकता है, खेलकूद इत्यादि क्रियाएं करा सकता है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों को अपनाते हुए वह पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यार्थी को कुछ सिखाता है, जिससे हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य जो हैं सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्राप्त हो सकें। ठीक है। तो ये रहा हमारा शिक्षण का सामान्य अर्थ, जो कि हम समझते हैं। अब आइए समझते हैं शिक्षण का संकुचित और व्यापक अर्थ क्या है। ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने शिक्षण के संबंध में बात की, जो कि सिखाने की प्रक्रिया है शिक्षण, संकुचित अर्थ में उसे हम किस प्रकार से समझते हैं। तो संकुचित अर्थ, जिसे हम नैरो सेंस मीनिंग कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो संकुचित अर्थ है शिक्षण का, संकुचित अर्थ क्या है? संकुचित अर्थ कक्षा शिक्षण से संबंधित है ना। यानी कि जब हम शिक्षण का अर्थ सिर्फ और सिर्फ कक्षाओं के अंदर होने वाली अंतःक्रिया से लें, तो वह शिक्षा का संकुचित अर्थ कहलाएगा। अर्थात जब हम इस पर विचार करें कि कक्षा के अंदर जो शिक्षक किसी विषय वस्तु को अपने शिक्षण विधियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता है ना, यानी कि ज्ञान प्रदान करने का कार्य करता है, वह शिक्षण है। ठीक है। किंतु शिक्षण का यह सिर्फ और सिर्फ एक संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थों में शिक्षण जो है इससे कहीं आगे की चीज़ है ना। व्यापक अर्थों में शिक्षण इससे कहीं आगे की चीज़ है। केवल और केवल कक्षा के अंदर जो हम शिक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात कक्षा के अंदर जो ज्ञान प्रदान का कार्य करते हैं, वह ही शिक्षण नहीं है, बल्कि कक्षा के बाहर समाज में भिन्न भिन्न कारकों द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो हम सीखते रहते हैं, है ना, वह भी शिक्षण का ही एक भाग है। ठीक है। तो कक्षा के अंदर जो शिक्षण होता है उसे हम औपचारिक शिक्षण कहते हैं, परंतु विद्यालय के बाहर या कक्षाओं के बाहर समाज में भिन्न भिन्न स्थानों के द्वारा जो कुछ हम सीखते हैं, वह अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है। ठीक है। तो शिक्षण औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के शिक्षण का जो व्यापक अर्थ होता है, वह सिर्फ और सिर्फ औपचारिक शिक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनौपचारिक क्षेत्रों तक भी इसका विस्तार होता है। ठीक है। तो शिक्षण औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी। ठीक है। बात समझ में आ गया? अर्थात जो हम बाहर समाज में, परिवार में, अपने पड़ोस में, ठीक है, जो कुछ भी सीखते हैं, और आज जो हम ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा इत्यादि जो हैं, वह भी शिक्षा के शिक्षण के ही माध्यम है, और इसका विस्तार जो है इसका बढ़ गया है। और इतना ही नहीं कि हम औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों द्वारा हम शिक्षण का अर्थ व्यापक रूप से समझते हैं, बल्कि शिक्षण तो जीवन पर्यंत चलती रहती है ना। शिक्षण संपूर्ण जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया है। शिक्षण संपूर्ण जीवन को एक निश्चित दिशा, एक निश्चित मार्ग प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है। तो संकुचित अर्थ
और व्यापक अर्थ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आइए कुछ परिभाषाओं का अवलोकन करें जिसके द्वारा हम शिक्षण के व्यापक अर्थ को और भी अधिक गहराई से समझ सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के व्यापक अर्थों को हम यहाँ पर और भी गहराई से समझेंगे और परिभाषाओं को हम यहाँ एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर हमने जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है हम शिक्षण के अर्थ को परिभाषाओं के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाओं की बात करेंगे जो काफ़ी छोटी परिभाषाएं हैं और शिक्षण के अर्थ को जो है विस्तार पूर्वक समझाने में समर्थ हैं। तो जो सबसे पहली परिभाषा है वो हम रायंस की परिभाषा को लेंगे। ठीक है, रायंस की परिभाषा को यहाँ पर हम लेंगे। और रायंस क्या कहते हैं? रायंस कहते हैं कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं, है ना। वो कहते हैं कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। ठीक है, समझ में बात आ गया। अर्थात जब भी हम दूसरों को कुछ सीखने के लिए दिशा निर्देश दें, कोई नई चीज़ सीखने के लिए जब हम एक विशेष दिशा में कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें निरंतर निर्देशित करते रहते हैं और इसी निर्देशित करते रहने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम कहते हैं शिक्षण, जो कि रायंस ने कहा। इसके अलावा योकम और सिम्पसन, है ना, योकम और सिम्पसन जो हैं शिक्षण को समझाते हुए कहते हैं कि शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अधिक अनुभवी व्यक्ति अपरिपक्व और छोटे सदस्यों को जीवन से अनुकूलन स्थापित करने के लिए पथ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात अगर हम कहें तो शिक्षण के संबंध में योकम और सिम्पसन ने कहा कि शिक्षण जो है एक सामूहिक कार्य है और उस समूह में कुछ अधिक अनुभवी व्यक्ति होते हैं, कुछ अधिक अनुभवी, अधिक ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं जो अपने से छोटे और कम अनुभवी व्यक्ति को, अपरिपक्व व्यक्ति को अपने जीवन से, संपूर्ण जीवन से अनुकूलन स्थापित करने के लिए निर्देशन प्रदान करते हैं या उनका रास्ता, उनका पथ प्रदर्शन करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, तो जो इस समूह में जो एक अनुभवी व्यक्ति है वही शिक्षक है और जो कम अनुभवी या अपरिपक्व व्यक्ति हैं जिन्हें जीवन के संबंध में पथ प्रदर्शित किया जाता है वह विद्यार्थी हैं। ठीक है, समझ में बात आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए जीवन की बात की जा रही है, अर्थात संपूर्ण जीवन के संबंध में यहाँ पथ प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, इसे हम तो व्यापक अर्थों में शिक्षण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा थाइन की है। थाइन की एक परिभाषा यहाँ पर हम देख लेंगे। थाइन कहते हैं कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। ठीक है, समस्त शिक्षण का अर्थ क्या है? समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना, यानी कि जब भी हम किसी विद्यार्थी के सीखने में निरंतर वृद्धि करते रहें, यानी उसे नई नई चीज़ों को सीखने के सिखाएं, उन्हें नई नई चीज़ों के सीखने के अवसर प्रदान करें, उन्हें नई नई चीज़ें नई नई तरीक़ों से सिखाएं, है ना, तो यही कहलाएगा शिक्षण। ठीक है, तो ये रही परिभाषाएं। अब इन परिभाषाओं के आधार पर यदि शिक्षण के स्वरूप को यदि हम कहें तो इन परिभाषाओं का अवलोकन जो भी मैंने अभी आपको बताया, इसके आधार पर यदि शिक्षण के स्वरूप को देखा जाए तो शिक्षण क्या है? सबसे पहली चीज़ जो हमने अभी चर्चा की, शिक्षण जो है वह शिक्षा के 3 ध्रुवों, शिक्षक, विद्यार्थी और साथ ही साथ पाठ्यक्रम, तीनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। पहली चीज़ है ना, शिक्षा के 3 ध्रुवों के बीच
सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। दूसरी, यह शिक्षण का अर्थ सूचना, ज्ञान, अनुभव, तथ्य इत्यादि की जानकारी देना है। ठीक है। तीसरी चीज़, शिक्षण व्यक्ति को अर्थात कम अपरिपक्व कम अनुभवी व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से, अपने वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने और जीवन से संबंधित पथ प्रदर्शित करने की प्रक्रिया है। ठीक है। चौथी चीज़ हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो विद्यार्थी को उसके जीवन के लिए, यानी उसके भविष्य के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने और साथ ही साथ उसे क्रियाशील बनाए रखने की भी प्रक्रिया है। ठीक है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि शिक्षण सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षक के लिए स्वयं भी मूल्यांकन का एक साधन है। जब एक शिक्षक शिक्षण का कार्य करता है तो वह स्वयं का भी निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। ठीक है। तो शिक्षण में ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी को ही सिखाया जाएगा, बल्कि शिक्षक भी स्वयं बहुत कुछ सीखता रहता है और अपने ज्ञान का, अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपने गुणों का मूल्यांकन निरंतर करता रहता है शिक्षण के द्वारा। ठीक है। तो ये रहा शिक्षण का स्वरूप। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक अच्छे या उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक अच्छे और उत्तम शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। अभी तक हमने जो भी अर्थ समझा है, शिक्षण का जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है, उसके आधार पर एक अच्छे शिक्षण की विशेषताओं को हम बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, शिक्षण, एक अच्छा शिक्षण वही होता है जो विद्यार्थी को वांछित सूचनाएं, तथ्य, अनुभव, ज्ञान प्रदान करे। ठीक है। एक अच्छा शिक्षण वही होता है, वांछित जानकारी प्रदान करे, वांछित तथ्यों की जानकारी प्रदान करे, साथ ही साथ है ना, वांछित जानकारी दिए। ठीक है। दूसरा, एक अच्छा शिक्षण जो है वो आदेशात्मक नहीं होता। ठीक है। एक अच्छा शिक्षण जो है वो आदेशात्मक नहीं होता, बल्कि निर्देशात्मक होता है। ठीक है। एक अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए? एक अच्छा शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए, निर्देशित करने वाला होना चाहिए, एक सही दिशा में निर्देशन देने वाला होना चाहिए, और साथ ही साथ यह जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। इस पर होना चाहिए, जनतंत्रीय आदर्शों पर, माने ऐसे आदर्श जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल समस्त कारकों को महत्व दिया जाए। ठीक है। एक अच्छा शिक्षण ऐसा हो, ठीक है, जिसमें हर एक छात्र महत्वपूर्ण हो, है ना। ऐसे शिक्षण को हम जनतंत्रीय शिक्षण कहते हैं। साथ ही साथ शिक्षण ऐसा हो जिससे विद्यार्थी स्वप्रेरित हो जाएं सीखने के लिए। क्या हो जाए? स्वप्रेरित हो जाएं, जिससे वह स्वयं सीखने के लिए जो है तत्पर रहें, और साथ ही साथ क्या रहें? क्रियाशील रहें। ठीक है ना। एक अच्छा शिक्षण वही होता है जो विद्यार्थियों को स्वप्रेरित कर दे, अपने से सीखने के लिए प्रेरित कर दे, और साथ ही साथ उन्हें क्या रखे? क्रियाशील भी रखे। इसके अलावा शिक्षण के द्वारा एक अच्छा शिक्षण वही होता है जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को समझकर, है ना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को स्वतः ही समझकर उन्हें दूर कर सके। ठीक है। एक अच्छा शिक्षण वही होता है जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को स्वतः समझ ले और समझकर जो उन्हें दूर करने का प्रयास करे। साथ ही साथ एक अच्छा शिक्षण प्रेरणात्मक और सृजनात्मक होता है। एक अच्छा शिक्षण कैसा होता है? प्रेरणात्मक भी होता है और साथ ही साथ सृजनात्मक होता है। विद्यार्थियों को निरंतर अभिप्रेरित करता रहता है और कुछ नया करने की प्रेरणा उन्हें देता रहता है। एक अच्छा शिक्षण वह भी होता है जो कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, एक अच्छा शिक्षण जो होता है वह वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाए।
अर्थात किसी कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और हर एक विद्यार्थी के गुण अन्य विद्यार्थियों से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो हमें इन वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना होता है, तभी वह एक अच्छा शिक्षण माना जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये रहा एक अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं, इसमें आप और भी विशेषताओं को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि एक शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य जो हैं होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने अच्छे शिक्षण की विशेषताओं पर चर्चा की, शिक्षण के कॉन्सेप्ट को पूरा समझा, तो इसी आधार पर हम ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि एक शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो आइए हम उन उद्देश्यों पर, कुछ उद्देश्यों पर बात करें जिन्हें हम शिक्षण के द्वारा प्राप्त करना चाहेंगे, ठीक है। तो हम आगे आने वाले कुछ सेमेस्टर्स में या आने वाले कुछ अपने सिलेबस, अपने करिकुलम में जो है शैक्षिक उद्देश्यों का के संबंध में ब्लूम की टैक्सोनॉमी का अध्ययन करेंगे, जिसमें ब्लूम ने जो है शैक्षिक प्रक्रिया के 3 उद्देश्यों को बताया, जिसमें से सबसे पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक और तीसरा मनोक्रियात्मक उद्देश्य है, ठीक है। तो इन 3 उद्देश्यों को, 3 शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया और इसे व्यापक रूप से समझाया गया। अब इन्हीं तीनों उद्देश्यों में जो है सभी उद्देश्य सम्मिलित हो जाते हैं, फिर भी हम अलग अलग एक शिक्षण के उद्देश्यों को यहाँ पर हम देखेंगे। बात समझ में आ गया ना। तो सबसे ठीक है ना। तो ये जो ब्लूम ने 3 पक्ष बताए, अभी तक आप सिर्फ ये ना समझें कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, बल्कि जो ब्लूम ने शेष 2 पक्ष बताए, भावात्मक उद्देश्य और मनोक्रियात्मक उद्देश्य, यह भी शिक्षण के उद्देश्य हैं, ठीक है। जब हम इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण के व्यापक अर्थों को हमने प्राप्त कर लिया, व्यापक अर्थों को समझ लिया और जो व्यापक उद्देश्य हैं उनको हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो इसके संबंध में रायंस ने कहा है, रायंस की परिभाषा है कि कहते हैं कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वह जीवन में सफल बन सकें, यानी सफल जीवन जी सकें, ठीक है ना। एक अच्छे शिक्षण की यह विशेषता, यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह इस योग्य बन जाए कि एक अच्छा जीवन जी सके, ठीक है। तो इस अच्छे जीवन को जीने के लिए शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, आइए उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, जीवनोपयोगी ज्ञान, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक अच्छा शिक्षण का जो उद्देश्य है वह है जीवनोपयोगी ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कि उनके व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हो, उनके जीवन में काम आए, उनके व्यक्तित्व क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं में विकास कर सके। जो दूसरा उद्देश्य कहा जा सकता है वह है विद्यार्थियों में प्रोत्साहन की भावना, उत्साह की भावना जागृत करना या अधिगम की भावना को जागृत करना, मैंने इस प्रकार की भावना जागृत करना जिससे वह स्व प्रेरित हो सकें और स्वयं भी सीखने के लिए आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ अगला जो उद्देश्य है वह है आत्मविश्वास को जागृत करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को जागृत करना भी एक शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों का जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को सही दिशा देना, एक निश्चित दिशा में उनको उनके विचारों को आगे बढ़ाना जिससे वह अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकें। साथ ही साथ विद्यार्थियों में समाज, देश के प्रति, है ना, अपने व्यक्तित्व के प्रति एक सही दृष्टिकोण, एक सही मूल्यों का विकास करना। साथ ही साथ उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देना, इस प्रकार के विचार को या दृष्टिकोण को डेवलप करना जिससे वह विश्व कल्याण में, समाज के कल्याण में अपना सक्रिय योगदान जो है वो दे सकें, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों को अपने
कौशलों में विकास करना भी शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, जिससे वह अपनी आजीविका को, अपनी रोजी रोटी को चला सकें और अपने अंदर एक व्यावसायिक दक्षता को उत्पन्न कर सकें। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये उद्देश्य, इसके अलावा विद्यार्थियों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना भी शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थियों के अंदर स्वास्थ्य, स्वच्छता और अपने परिवेश के प्रति जागरूक होना चाहिए, अपने वातावरण और पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। यह शिक्षण का उद्देश्य होता है। इसके अलावा छात्रों का उचित मार्गदर्शन करना और उनके जीवन में, उनके आने वाले भविष्य में, कैरियर में सफलता दिलाना भी शिक्षण का जो है उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। साथ ही साथ विद्यार्थियों को उनके वातावरण से, उनके समाज में, उन बाहर की परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने का जो गुण है वह भी शिक्षण का जो है उद्देश्य होना चाहिए। और विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना, उनके अंदर रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना भी शिक्षण का अर्थ होना चाहिए। और साथ ही साथ शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के अंदर जो अशुद्धियां हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों को निरंतर दूर करते रहना भी एक अच्छे शिक्षण का उद्देश्य जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में आज शिक्षण के अर्थ को समझा, सामान्य अर्थों को, शिक्षण के मूल घटकों को समझा और साथ ही साथ शिक्षण के अर्थ और विशेषताओं को परिभाषाओं के माध्यम से समझा और साथ ही साथ एक अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए और उस आधार पर कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए, इन उद्देश्यों को भी हमने अपने आज इस वीडियो में समझा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण का कार्य एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य है, जो कि एक शिक्षक द्वारा संपन्न किया जाता है। और एक अच्छे शिक्षण को जारी रखने के लिए शिक्षक के अंदर एक उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, उसको लगनशील और धैर्यवान होना चाहिए, जिससे कि वह छात्रों के व्यवहार में वांछित बदलाव कर सके। और शिक्षक को विभिन्न प्रकार की विधियों, प्रविधियों इत्यादि का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित बदलाव ला सके। ठीक है, तो आशा है कि आपको शिक्षण के संबंध में जो भी यहाँ पर व्याख्या की गई सभी पहलुओं को आपने समझा होगा, ऐसी मेरी आशा है ना। और इस वीडियो द्वारा आपने शिक्षण के संबंध में आपके सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मुझे आशा है कि आप उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, आपने लाभ लिया और इसी प्रकार वीडियोस हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल पे इसी तरह से नए नए वीडियोस जो है आते रहेंगे आपके सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।